चलो भाई एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा डीपीएसपी ना। तो डीपीएसपी के बारे में तो आपने अभी जान ही लिया, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये कहाँ से लिया गया है भाई, मतलब डीपीएसपी को कहाँ से, हमारे संविधान में प्रावधान कहाँ से है? तो आयरलैंड से है ना। आयरलैंड से हमने बताया कि जो आयरलैंड देश है, क्या बता रहे हो भाई? जो आयरलैंड देश है, यहाँ से हमें अपने अब बताया ना, आयरलैंड जो है यूके का एक पार्ट है। यूके में 4 देश हैं, उसमें से एक पार्ट है आयरलैंड। तो यहाँ से हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया, और उसके बाद 1935 से फिर हमारे भारत के संविधान में ले लिया गया ना। आर्टिकल 36 ये बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से लेके 51 तक है ना। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। और कौन सा भाग है भाई, कौन सा भाग है? भाग 4 में, भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी का एक्सप्लेनेशन है। सुनते रहिए आप लोग भी। तो इसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 36 से 51 तक के एक एक आर्टिकल के साथ में देख लेंगे। आर्टिकल 36 के बारे में हमने सबसे पहले बताया कि आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है? तो इसमें राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा इसमें लिखा नहीं गया है। राज्य की वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में बताई गई है। अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है उसी को ये केवल इंगित करता है। यानी इसमें बताया गया है कि राज्य क्या होगा, अनुच्छेद 36 में बताया गया है कि राज्य वही होगा जो आर्टिकल 12 में लिखा गया है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में हमने अच्छे से बताया था कि राज्य क्या होता है। तो राज्य भाई होता क्या है? जिसके पास विधि बनाने की शक्ति हो। कोई भी राज्य सरकार हो वो राज्य है, कोई केंद्र सरकार है राज्य है, विधानसभाएं के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सब राज्य हैं। राष्ट्रपति राज्य है, प्रधानमंत्री राज्य है, और कोई भी संस्था जिसे सरकार चला रही है वो सब राज्य है। यानी जिसके पास विधि बनाने यानी कानून बनाने की शक्ति हो और उसे लागू कराने की शक्ति हो, वो सब क्या कहलाते हैं? राज्य कहलाते हैं। आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति राज्य है, तो आप कहोगे बिल्कुल राष्ट्रपति राज्य है, क्योंकि आर्टिकल 12 में साफ शब्दों में बताया गया है कि आर्टिकल 12 में कहा गया है कि जिसके पास विधि बनाने, नियम लागू करने, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 1 2 3 123 अनुच्छेद 123 क्या है पता है आप लोग को? अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश है। क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति। अध्यादेश को कहते हैं, कहने का मतलब ये अध्यादेश जो होता है ये एक तरीके से नियम है। अगर मान लो सदन नहीं चल रहा है, सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं, कि लोकसभा और राज्यसभा आप लोग जानते होंगे कि 3 सत्र चलते हैं। एक होता है शीतकालीन सत्र, एक मानसून सत्र, और एक जो आप लोग का बजट सत्र होता है। बजट सत्र की शुरुआत फरवरी में हो जाती है, याद है ना? उससे पहले ही चलता है फरवरी में, 1 फरवरी को बजट पेश होता है, याद है ना? तो बजट वगैरह भी पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के जब ये सत्र चलते हैं तो इन सत्रों के बीच में कुछ गैप होता है, और कितने का अधिकतम गैप हो सकता है? 6 महीने का। यानी दोनों सदन जब आके बैठ रहे हैं, लोकसभा की बैठक हो रही है, आप लोग देखे होंगे टीवी पे, लोकसभा टीवी करके रहता है, संसद टीवी के नाम से चैनल भी चलता है। तो उन चैनलों पे यही बताया जाता है कि जो आपका लोकसभा है या राज्यसभा है, इनकी बैठक होती रहती है। भाई जैसे चुन के जब आ गए सांसद लोग, चुन के आ गए तो उनकी बैठक होगी ना, तो वो डिफाइन करते हैं, उसी के तहत बताते हैं कि कौन कानून बनेगा, कौन पेश होगा, कौन पास होगा, कौन हटा दिया जाएगा। तो ये सब चीजें कहाँ चलती हैं? आपके सदन में चलती हैं। और जब वो सदन स्थगित हो, स्थगित होने का मतलब कि टाइम अगर आपका जो है 6 महीने, जैसे आप मान लीजिए बजट सत्र चला आपका, बजट सत्र स्टार्ट हुआ ना, अगर मान लीजिए फरवरी से लेके मार्च तक या अप्रैल तक, मान लीजिए हमने कहा अप्रैल तक बजट सत्र चला, मान लीजिए ना, फरवरी से अप्रैल तक बजट सत्र चला, 2-2.5 महीने तक बैठक हुई लगातार ना। फिर उसके बाद अप्रैल से गैप हो जाएगा, अब मानसून सत्र, मानसून जुलाई में आता है, याद है ना? तो जुलाई तक ये गैप चलेगा ना, जुलाई से अगला बैठक होगा, जुलाई से। तो ये जो जुलाई से अगली बैठक हो रही है, इसके बीच में कहीं गैप हुआ कि नहीं? इसके बीच में अप्रैल से जुलाई के बीच में गैप है, मई है, जून है। तो ये जो गैप है, अगर तत्काल में उस समय कोई नियम बनाना पड़े तब कौन बनाएगा? भाई कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, संसद ही कानून बनाती है। संसद का सीधा सा मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद जब भी बोला जाए तो तीनों को समझिएगा कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी कानून बनाने के लिए पहले किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वहां पे बिल पेश होता है। जब दोनों सदन से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है ना। तो अगर ये तीनों सदन पास करेंगे तब जाके क्या बनता है? नियम बनता है, कानून बनती है, कोई भी एक्ट जारी होता है। लेकिन ये तो चल ही नहीं रहा है, बैठक हो ही नहीं रही है। बैठक खत्म हुआ था, तो ये बीच में कभी मान लो कि कोई आवश्यक सा कोई आ गया, मान लो कि अप्रैल तक चला,
और जून, मान लो मई में अचानक से मान लो कि भारत में कोई भयंकर तरीके से मान लो कोई आपदा आ गया, अब कोई चीज मतलब ऐसा घटित हो गया, कोई आपदा आ गया, मान लो तूफान आ गया या फिर सुनामी आ गई, कुछ भी आ गया। अब अचानक से पता चला कि भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई है, चारों तरफ मार काट फैला हुआ है, मंदी फैली हुई है, तो इसके लिए सरकारें सोचेंगी ना, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेगा कि आप अध्यादेश जारी करिए। क्या करिए? आर्टिकल 123 यही बताता है कि अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब है कि जो काम लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति मिलकर बना रहे थे विधि, और उसके बाद देश में लागू होता था नियम, वो काम अकेला राष्ट्रपति ही कर देगा। और ये नियम कब तक लागू रहेगा, यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश कब तक लागू रहेगा? जब तक कि अगली बैठक आएगी नहीं। और जैसे ही अगली बैठक आएगी उसके 42 दिनों के अंदर, कितने? 6 सप्ताह, 6 सप्ताह यानी 42 दिन, 42 दिन के भीतर अध्यादेश फिर या तो पास कर दिया जाएगा या तो समाप्त कर दिया जाएगा। भाई जब तक संसद नहीं आई है, लोकसभा राज्यसभा नहीं है, तब तक तो नियम चलेगा। फिर राष्ट्रपति ने मान लो अध्यादेश के तहत कह दिया कि भारत में इस स्थिति बनी हुई है, धारा 144 लागू हो गया, चारों तरफ आपातकाल लगा दिया। बात समझ रहे हैं ना? तो कह दिया कि जैसे कि पूरे देश में क्या लग जा रहा है, आपातकाल लग जा रहा है। तो ये जो आपातकाल या अध्यादेश की शक्ति है, ये कब काम आती है? जब दोनों सदन में कोई सदन चालू न हो, यानी सदन की जो कार्यवाही है वो क्या हो, स्थगित हो। कहने का मतलब बीच में गैप होता है। आपको ये भी पता है कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनके जो बैठकें होती हैं, उस बैठकों के बीच में अधिक से अधिक कितने का गैप हो सकता है? 6 महीना। अभी हमने बताया कि 6 महीने से ज्यादा का बैठक नहीं हो सकता। तो ये बात इसलिए बता रहे थे भाई, जो आपका ये बात चल रहा था, ये इसलिए बताया जा रहा था कि आपका कोई भी नियम कानून बनता है तो बनाने के पहले कोई चीज रीजन रखा जाता है। जैसे ये डीपीएसपी हमारे भारत में लिया गया आयरलैंड से, तो क्यों लिया गया, उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य हमने पहले दिन स्पष्ट किया था कि डीपीएसपी का उद्देश्य है एक वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब लोक हित कल्याणी, मतलब जो ऐसा राज्य जो क्या करे, सबके विकास की बात सोचता हो, सबका कल्याण चाहता हो। तो कल्याणकारी राज्य जिसे वेलफेयर स्टेट कहते हो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यही काम है डीपीएसपी का। ठीक ना? अब हमने इसमें पहले ही बात बताया था कि देखो डीपीएसपी जो होता है ये ठीक फंडामेंटल राइट का उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब सीधा है कि अगर आपके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं तो आप आर्टिकल 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन यहाँ आप फंडामेंटल राइट डीपीएसपी जो आपका मिल रहा है, इसको वाद्य योग्य नहीं बनाया गया है। मतलब सरकार का ये अपना निजी चीज है। सरकार अगर चाहेगी, राज्य सरकारें चाहेंगी तो इसे लागू कर सकती हैं, और नहीं चाहेंगी तो लागू नहीं करेंगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं भाई, इसका महत्व तो समझ गए, कहाँ से लिया गया है वो भी समझ लिया, क्या उद्देश्य था वो भी समझ लिया। आर्टिकल 36 से बात कर लेते हैं शार्ट में। आर्टिकल 36 भाई राज्य की परिभाषा अभी हमने बताया। आर्टिकल 36 क्या है? राज्य की परिभाषा है। इसके बाद आता है आर्टिकल 37। अभी हमने कहा कि ये राज्य के ऊपर निर्भर है, यानी राज्य सरकारें अगर चाहेंगी तो नियम कानून वेलफेयर स्टेट के रूप में बनाने, यानी जो आपका डीपीएसपी है अगर राज्य सरकार चाहेगी तो लागू करेगी या तो नहीं लागू करेगी। ये बात इसी 37 में लिखी गई है। इसी में कहा गया है कि यह वाद्य योग्य नहीं है, यही आर्टिकल 37 में लिखा गया है। ठीक, आगे आते हैं आर्टिकल 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 38 तीन तरीके के न्याय की बात करता है। यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाना है आपको, एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, तो तीन चीजें उसमें इंक्लूड करनी होंगी। और वो तीन चीजें क्या क्या है, यही बात आर्टिकल 38 में लिखी गई है। और उसमें तीन चीजें हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों न्याय की बात की गई है कि यानी राज्य सरकार जब भी नीतियां बनाएगा तो लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। समझ में आया? ये बात 38 में कही गई है। ठीक, सबको समझ में आ रहा है ना? आगे 39 में, आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 भाई हमने बताया था कि एक 39 है, एक 39A है। ठीक ना? आर्टिकल 39 और 39A। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 39 किसी को याद है? हाँ, इसमें यह बताया गया है कि अगर समान कार्य किया जा रहा है दो व्यक्तियों द्वारा, व्यक्ति का मतलब होता है भाई स्त्री और पुरुष दोनों, ये मत समझिएगा कि व्यक्ति का मतलब केवल पुरुष से। व्यक्ति जब बोला जाएगा ह्यूमन, जैसे आप कहते हो ना ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, तो ये ह्यूमन जो कहा जा रहा है इसमें दोनों लोग आ गए। ह्यूमन को हिंदी में कहते हो व्यक्ति या मानव कह लेते हो आप ना, तो मानव कहा जाएगा तो इसमें दोनों लोग आते हैं, स्त्री या पुरुष। मानव का मतलब कुछ लोग केवल आदमी समझते हैं,
ऐसा बात नहीं है। मानव का मतलब होता है स्त्री और पुरुष दोनों। तो वही बात बता रहा है आर्टिकल 39 कि अगर कोई व्यक्ति समान काम कर रहा है, व्यक्ति मतलब आदमी या पुरुष, तो अगर पुरुष हो, महिला हो या दो व्यक्ति हो, एक उच्च कोटि का है, एक निम्न कोटि का है, जैसे कोई एससी है, एसटी है या कोई जनरल का व्यक्ति है, काम तो एक का कर रहे हैं, तो उनके वेतन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात, राज्य सरकार का ये कर्तव्य होगा कि आर्टिकल 39 में बता रहा है कि राज्य सरकार का ये कर्तव्य होगा कि समान कार्यों के लिए समान वेतन मिले। ठीक, तो ये बात 39 में कही गई है। अब 39 के बाद आ जाता है भाई 39A, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। यानी कहा गया है कि अगर राज्य सरकार अपने यहाँ विधियां बनाएगा, नियम बनाएगा, तो याद रखेगा कि जो लोग हैं उसके, जो राज्य के निवासी हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। यानी किसी भी तरीके का अगर उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या कुछ भी हुआ है तो एक सरकारी वकील वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे उसको। समझ में आया? निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब है कि जो कानूनी प्रक्रिया है, लड़ाई है, उसमें आपकी तरफ से बोलने के लिए निःशुल्क में, फ्री में आपको सरकारी वकील दिए जाएंगे। समझ में आया? ये बात 39A में कही गई है। अब आते हैं आर्टिकल 40 पे। आर्टिकल 40 हमने बताया था कि गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है। गांधी जी के विचारधारा को समझते हुए आर्टिकल 40 बताया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार जब भी विधियां बनाएगा तो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में सोचेगा। यानी जो ग्राम पंचायत है उसमें कई संगठन होंगे, मतलब जो ग्राम पंचायतों का संगठन है उसकी बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 40 में कही गई है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल 41 की ना। आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43, ये देखो तीनों आर्टिकल हम एक साथ बता रहे हैं थोड़ा ट्रिक से। आर्टिकल 41 कहता है कि राज्य सरकार लोगों को क्या देगी? काम देगी ना। तो देखिए, जैसे हम कह रहे हैं, आप मान लीजिए आप एक राज्य हैं, अपने आप को समझिएगा कि आप एक राज्य हैं, तो आप क्या करेंगे? काम देंगे। और काम कैसा देंगे भाई? न्याय संगत। न्याय संगत या मानवोचित काम होना चाहिए, तो न्याय संगत लिख दे रहे हैं, न्याय संगत। न्याय संगत काम देंगे। अब जब काम देंगे तो भाई उसको वेतन भी तो देना पड़ेगा, तो यहाँ वेतन की बात की जाती है, वेतन। तो ध्यान से सुनिएगा, राज्य सरकार, ये केवल ट्रिक है, पूरा बता रहे हैं कि आर्टिकल 41 में लिखा क्या गया है। आर्टिकल 41 में कहा गया है कि राज्य लोगों को कुछ स्थितियों में, यानी कि कुछ विशेष स्थितियां होंगी, उसमें विशेष परिस्थितियों में, यही बात कहा गया है कि कुछ दशाओं में लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता, ये तीन बातें कही गई हैं, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब काम किसको चाहिए भाई? जो बेरोजगार है उसको काम चाहिए। शिक्षा, जो अशिक्षित लोग हैं, निम्न वर्ग है, उनको शिक्षा चाहिए। और लोक सहायता, लोक सहायता का मतलब हमने लिखा था, विधवा है या वृद्ध है, उनको पेंशन वगैरह चाहिए ना, तो वो लोक सहायता कही जाती है। यानी लोगों की सहायता के लिए कुछ आर्थिक सहायता, वो लोक सहायता आता है। तो ये बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 41 में। यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किसको है? लोगों को। ये कर्तव्य है राज्य का कि वो ये तीनों उनको प्रोवाइड करे, ये तीनों चीजें। आगे कहता है भाई, अब काम दे दिया, शिक्षा दे दिया, लोक सहायता दे दिया, कह रहा है काम भी ऐसा, सुनिएगा, आर्टिकल 42 कह रहा है कि काम कैसा होना चाहिए? न्याय संगत या फिर मानवोचित। कैसे? मानवोचित। मानवोचित का मतलब, पहले न्याय संगत का मतलब समझ लेते हैं। न्याय संगत का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस सामर्थ्य का है उसको कार्य भी वैसा दिया जाए। बच्चा है तो उसका सामर्थ्य कम है, सामर्थ्य माने शक्ति भाई, उसको शक्ति कम है, तो शक्ति कम है तो उसी शक्ति का, जिस शक्ति के योग्य है वो, अब बच्चा है मान लीजिए 20 किलो का वजन उठा सकता है तो 20 किलो का वजन उठवाइए। कोई जवान आदमी है, हिस्ट पुष्ट है, उससे 50 किलो उठवाइए। कोई वृद्ध आदमी है 15-20 किलो उठा रहा है, 20 किलो उठवाइए। तो कहने का मतलब है, न्यायोचित का मतलब होता है, न्याय संगत का मतलब है कि जिस सामर्थ्य का व्यक्ति हो उसी सामर्थ्य का उसे काम दीजिए, पहली बात। मानवोचित का मतलब होता है कि मानव के लिए उचित हो। अब कोई ऐसा काम मत कहिए, कोई केमिकल वगैरह वाला चीज थमा दीजिए और बच्चे से करवा रहे हो, या कोई व्यक्ति ही कर रहा है, अगर वो केमिकल सर पे लेके जा रहा है अगर मान लीजिए केमिकल सर पे लेके जा रहा है और केमिकल गिर गया तो चेहरा खराब हो सकता है, उसका जान जा सकता है, तमाम चीजें हैं। तो ऐसा कोई काम मत दीजिए कि उसके प्राण को, जो आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ का, जो आपके जीवन जीने का अधिकार है वो ना छीना जाए। मतलब ऐसा काम मत दीजिए जो मानव के लिए उचित नहीं है। अब जैसे कोई SC ST का व्यक्ति है, उससे कहो कि आप कोई गंदा काम करवाओ, मल वगैरह जो होता है, इंसान का मल है या फिर जानवर का मल है, ये सब उससे उठवा के कहीं पहुंचवाओगे तो कहीं ना कहीं ये मानव के उचित नहीं कार्य है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा काम उनको मत दीजिए
कि जो उनके लिए उचित ना हो। समझ में आया? तो मानवोचित काम दीजिए, न्याय संगत काम दीजिए, और एक बात कही गई इसमें, न्यायोचित, न्याय संगत, मानवोचित और प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता। प्रसूति का मतलब हमने बताया कि प्रसूति का मतलब होता है, सामान्य से अर्थों में समझा जाए अगर तो डिलीवरी, जो महिलाओं का डिलीवरी वगैरह होता है ना, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रसूति सहायता भी दीजिए। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसको छुट्टी वगैरह दीजिए। जैसे वो सरकारी जॉब कर रही है, राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रही है, तो उसका ये क्या है, राज्य सरकार का कर्तव्य है कि आप उससे क्या करिए, प्रसूति सहायता दीजिए। समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर मान लीजिए बीमार हो गया, आने में असमर्थ है, तो उसको भी भाई छुट्टी वगैरह दीजिए ना। तो ये बातें आर्टिकल 42 में कही गई हैं कि व्यक्ति को न्याय संगत, मानवोचित और प्रसूति सहायता देगा। ये राज्य का डीपीएसपी बताता है, आर्टिकल 42 बताता है। 43 में कह रहा है भाई कि आप क्या करोगे, कर्मकारों के लिए निर्वाह वेतन, मजदूरी। कहने का मतलब है, कर्मकार का मतलब जो भाग ले रहे हैं, यानी जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, भाई सरकार, राज्य सरकारें जो वैकेंसी निकाली है उसमें लोग काम कर रहे हैं, तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का मतलब हुआ कि जीवन को अच्छे से बसर करने के लिए उचित मजदूरी, यानी काम करा रहे हो तो उसको उचित मजदूरी भी दीजिए। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात आर्टिकल 43 कहता है। ऐसी मजदूरी दीजिए कि उससे जीवन अच्छे से बसर कर सके, बच्चों की शिक्षा, अपने परिवार का खर्च, ये सब उठा सके। काम करवा रहे हो खूब तगड़ा 8 घंटे का और वेतन दे दो 500 रुपया महीना, क्या वो अपने जीवन को अच्छे से बसर कर पाएगा? ना शिक्षा दे पाएगा बच्चों को, ना अपने परिवार को चला पाएगा। तो ऐसी मजदूरी, वहीं तो कहा गया निर्वाह, कहते हैं ना इतने में मेरा निर्वाह नहीं होगा, तो कहने का मतलब एक निर्वाह मजदूरी आप दीजिए, काम करा रहे हो। तो ये आर्टिकल 43 बताता है। अब हमने बताया था आर्टिकल 43A और 43B। आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43A क्या कहता है भाई? 43A, आर्टिकल 43A कहता है कि कर्मकारों का जो उद्योग धंधा है उसमें भाग लेना, यानी उद्योगों में कर्मकारों का भाग लेना। जैसे आप जो भी उद्योग वगैरह सरकार, राज्य सरकार डालेगी तो उसमें कर्मकारों की जरूरत होगी कि नहीं, मजदूरों की। तो वही बात यहाँ बताया है कि ऐसे सरकार व्यवस्था करे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, भाग ले पाए। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह, अरे सॉरी, निर्वाह मजदूरी तो इसमें है ना, निर्वाह मजदूरी 42 में, सॉरी 43 में है। और 43A में है कि कर्मकारों का उद्योगों में भाग लेना, उद्योगों में भाग लेना। अभी नहीं कि अपने राज्य सरकार ऐसा नियम बना दी, कोई कंपनी बना दिया और गुजरात से आदमी को मंगा के इसमें खटा रहे हो। अपने यहाँ के व्यक्तियों को रोजगार दोगे ना, तो वही बात जो रोजगार का भी पहले में लिखे थे कि रोजगार दोगे तो जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं अपने राज्य सरकार अपने यहाँ के लोगों को रखे ना, ये बात कहा गया है। आर्टिकल 43B क्या कहता है भाई? आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B देखो भाई, इस 43A में मैंने कहा था कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। 43A में ही कुटीर उद्योग की बात की गई थी। 43B में है सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव जो होते हैं संस्थाएं, सहकारी संस्था, सहकारी संस्थाएं जो होती हैं उनको बढ़ावा देना, आर्टिकल 43B कहता है। सहकारी संस्था का मतलब होता है ऐसी संस्था जो न पूरी तरह से प्राइवेट हो, न पूरी तरह से गवर्नमेंट के अधीन हो, यानी जिसमें राज्य सरकारें या जो सरकारें हैं कुछ अपना इन्वेस्टमेंट की हो, कुछ पैसा लगाई हो, तो ऐसी संस्थाओं को कहते हैं सहकारी। सहकारी संस्था एक तरह से अर्ध सरकारी बोल दिया जाता है, सामान्य शब्दों में लोग अर्ध सरकारी कह देते हैं। तो सहकारी संस्था का मतलब ये है कि ये सरकार के जो लक्ष्य हैं उन्हीं को पूरा करने के लिए कार्य करती हैं। केवल ये थोड़ा सा क्या होता है भाई, इसका जो डायरेक्शन है, यानी जो डायरेक्टर होता है, ये सब थोड़ा प्राइवेट लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भी योगदान इसमें होता है ना। तो सहकारी संस्थाओं के विकास और उन्नति के बारे में सोचना ये भी किसका काम है? राज्य सरकार का। राज्य का एक कर्तव्य है कि वो सरकारी संस्थाओं को, इस सबको क्या करे, बढ़ावा दे। ठीक, तो आर्टिकल 43 हो गया। अब आर्टिकल 44 की बात कर लेते हैं। 4-5 और आर्टिकल हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। आर्टिकल 44 ना, आर्टिकल 44 देख लेते हैं भाई। आर्टिकल 44 एक समान सिविल संहिता की बात करता है। एक समान या समान सिविल संहिता लिख देते हैं, एक समान की जगह समान लिख लो। समान सिविल संहिता, संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब क्या होता है भाई? समान सिविल संहिता, सिविल मतलब नागरिक होता है। देखो ये जो लिखा हुआ है इसका सीधा सा मतलब है 44 मतलब 4-4। ये एक तरह लग रहा है ना, ये कह रहा है कि जो राज्य सरकारें हैं
वो जो शादी विवाह से संबंधित नियम होता है ना, पूरे प्रदेश में एक होना चाहिए। सबका विवाह शादी का नियम एक होना चाहिए। ये राज्य सरकार प्रयास करेगी कि एक समान संहिता लागू किया जाए। तो समान सिविल संहिता का मतलब केवल समझ लिया जाए तो शादी विवाह का जो धर्म संबंधी जो नियम होता है, अलग धर्मों का अलग नियम है। तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 44 के राज्य ये प्रयास करे कि एक समान सिविल संहिता लागू करे। पूरे भारत में गोवा एक राज्य है जहाँ एक समान सिविल संहिता चलता है, केवल गोवा। एक समान सिविल संहिता का मतलब कि जैसे हिंदू धर्म में विवाह होता है वैसे मुस्लिम धर्म में हो, वैसे सिख धर्म वाले करें, यानी जो धर्म संबंधी नियम है उस सबके लिए एक समान हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ विविध प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, सब धर्मों के लोग हैं, तो सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। अब जैसे हमारे हिंदू धर्म में विवाह का कुछ दूसरा तरीका है, मुसलमान भाइयों का अलग विवाह का तरीका है, सिखों का अलग विवाह का तरीका है ना। तो कहने का मतलब ये राज्य सरकार कोशिश करे कि एक समान, क्योंकि भाई जब विधि के समक्ष समानता की बात आर्टिकल 14 में आप पढ़े थे, तो जब ये विधि के समान सब लोग एक हैं तो भाई नियम भी तो सबके लिए एक होना चाहिए। अब चाहे वो विवाह का नियम हो, चाहे किसी भी कानूनी तरीके का नियम हो ना। तो एक समान सिविल संहिता की बात कहाँ की गई है, ठीक, आर्टिकल एक समान सिविल संहिता, कहीं कहीं लिखा रहता है एक समान नागरिक संहिता, सिविल को नागरिक लिख देता है, बातिया वही है, वो हिंदी इंग्लिश में है, वो इंग्लिश में नागरिक लिख, सॉरी ये इंग्लिश में है, हिंदी में लिख देगा नागरिक। तो समान नागरिक संहिता की बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 44 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 45 की। आर्टिकल 45 भाई ध्यान से सुन लीजिए, पहले तो लिखिएगा। आर्टिकल 45 SC ST और जो कमजोर वर्ग हैं, SC ST और कमजोर वर्ग, ST SC ST और कमजोर यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके शिक्षा और उनको आर्थिक सहायता की बात करता है। क्या करता है, उनके शिक्षा एवं आर्थिक सहायता, दो चीजें। उनकी शिक्षा, आप देखे होंगे कि जो भाई उच्च वर्ग है या जो पढ़े लिखे वर्ग है वो सब तो शिक्षा ले लेते हैं, लेकिन जो SC ST और कमजोर वर्ग के लोग हैं वो सब शिक्षा नहीं पा पाते हैं। तो उनकी शिक्षा और उनको आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता का मतलब सीधी सी बात है भैया, स्कॉलरशिप वगैरह जो मिलती है तो आर्थिक सहायता तो है। तो क्या होता है कि कहीं के देखते हो SC ST को स्कॉलरशिप वगैरह तमाम तरीके के चलते हैं, उनके शादियों विवाहों में भी कई तरीके के मुस्लिम जो बहनें होती हैं उनकी शादियां जब होती है तो उनके लिए फॉर्म आता है, ढेर सारी योजनाएं चलाता है राज्य सरकार, अलग अलग राज्य सरकार ढेर सारी योजनाएं चलाता है कि अगर किसी जो स्त्री महिला है, मुस्लिम महिला है, तो उसका विवाह हो रहा है तो कोई फॉर्म आता है, 50,000 रुपए मिलते हैं राज्य सरकार द्वारा। तो ये सब अलग अलग राज्य सरकारें भी, देखो नीति निर्देशक तत्व जरूरी नहीं है कि हर राज्य का बराबर नीति हो, अपना अपना अलग अलग पॉलिसी बनाता है ना। तो कहीं कहीं ये सब शिक्षा मतलब ये बताया जा रहा है आर्टिकल 45 में कि राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि वो SC ST और कमजोर वर्ग के लोगों की शिक्षा और उनको आर्थिक सहायता देने का प्रयास करे ना। ये बात आर्टिकल 45 में कहा गया है। अब आर्टिकल 45 नहीं, अरे तो आर्टिकल 45 नहीं 46 में है, गड़बड़ हो गया, सॉरी, ये 46 में है। आर्टिकल 45 तो भाई 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात है। आप बताइए नहीं कि आप लोग, आर्टिकल 45 तो 0 से लेके, ये 46 में नोट करिएगा भाई, ये 46 है, आर्टिकल 46 है। हाँ, आर्टिकल 45 अभी हम देखें तो कहेंगे तो 46 की बात बता दी आपको। आर्टिकल 45 जो है वो बात क्या करता है, रेशवा अवस्था, रेशवा अवस्था, रेशवा अवस्था कहा जाता है जब बच्चा थोड़ा थोड़ा चलने उलने लगे, मतलब 1-1.5 साल का बच्चा हो, रेशवा अवस्था का 1.5-2 साल का बच्चा हो, तो मान लो कि 3 साल में लोग जाते हैं आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं ना, तो रेशवा अवस्था यानी 0 से लेके 6 वर्ष तक हम लिख दे रहे हैं, 0 वर्ष का बच्चा कोई थोड़ी ना जाएगा। तो जो आंगनबाड़ी की व्यवस्था है वो आर्टिकल 45 की देन है। समझ में आया कि नहीं? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो आंगनबाड़ी चलता है, अब आंगनबाड़ी हमारे उत्तर प्रदेश में चलता है, बिहार में चलता है, और राज्यों में नहीं चलता है, कुछ अलग अलग योजनाएं चलती है। तो हमने कहा कि DPSP हर राज्य का अलग अलग हो सकता है वहां किसी और नाम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, छोटे बच्चों को, है कि नहीं? तो ये रेशवा अवस्था से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क यानी बिना किसी शुल्क के शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, 0 से लेके 6 वर्ष यानी रेशवा अवस्था से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। एक्चुअली इससे पहले इसमें क्या लिखा था भाई, इसमें जो लिखा गया था 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात लिखी गई थी, लेकिन आपको हम बता दिए थे कि आपका 86वां ना संविधान संशोधन सन 2002, इसके तहत
ये वाली जो बात 6 से 14 वाली जो 45 में लिखी गई थी, इस बात को यहां से निकाल के हमने रख दिया आर्टिकल 21A में, याद है। अब वो एक मौलिक अधिकार हो गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात एक क्या हो गया, मौलिक अधिकार। तो भाई ये वाला आर्टिकल खाली हो गया 45। तो 45 में हमने कहा भाई 6 से 14 साल को तो हम 21A के तहत फ्री में पढ़ा दे रहे हैं। अब हम क्यों ना ऐसा करें कि जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको फ्री शिक्षा की बात कहाँ लिख दें, आर्टिकल 45 में। समझ में आया कि नहीं? 45 में पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात लिखी गई थी, लेकिन 42वां संविधान, अरे सॉरी, ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में इसे 21A में जोड़ के अब ये क्या बन गया है, मौलिक अधिकार बन गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एक मौलिक अधिकार है 21E में। और यहाँ 45 खाली हो गया, तो इसमें हमने रेशवावस्था से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात लिख दी ना। तो ये बात आर्टिकल 45 हो गई। अब आर्टिकल 46 आपके सामने है, अभी जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था 46। तो 46 है कि SC ST और कमजोर वर्ग के बच्चों को या लोगों का शिक्षा और आर्थिक सहायता पाने का अधिकार। यानी राज्य जब नीति बनाएगा तो SC ST और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा और आर्थिक सहायता देगा। समझ में आया ना? तो 45 46 हो गया। इसी क्रम को आगे पीछे कर ले ना। चलिए आगे आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बता तो दिए है ना। अब आते हैं भाई, कहां तक पढ़ा दिए, 46 तक ना। आर्टिकल 47 की बात करते हैं। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 47 आप लोग को जो जीवन स्तर है, पोषाहार स्तर है, समझ रहे हो? लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। यानी जो लोगों का पोषाहार स्तर है, जीवन स्तर है, उसको ऊपर उठाने की बात कहता है। आर्टिकल 47 क्या कहता है? लोगों के जीवन स्तर, जीवन स्तर को अगर अच्छा बनाना है तो अच्छा खाना देना होगा, अच्छे तरीके का स्वास्थ्य उनका बनाना है, तो उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का मतलब क्या है कि आप अच्छा पोषाहार दीजिए। पोषाहार का मतलब है खाने में अच्छी चीजें, डाइट वगैरह दीजिए ना, तब ना लोगों का स्तर, जीवन स्तर अच्छा होगा। तो इसी के तहत आप लोग याद रखिएगा, जो बिहार में दारू बंद है, आर्टिकल 47 बताता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 47 बताता है कि जीवन स्तर अगर अच्छा करना है तो उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को अच्छा बनाना होगा। जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए दारू पीने के लिए रोकोगे तभी तो जीवन स्तर अच्छा होगा। पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे से सोचेंगे, अब दारू पी के लोटे हैं तो क्या जीवन के बारे में सोचेंगे। तो इसी के तहत याद रखिएगा, जो कई राज्यों में एल्कोहल बैन है, जो दारू बंद है, गुजरात हो गया, आपका बिहार हो गया, तो यहाँ दारू बंद है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए, है कि नहीं? देखो, बंद करो तो सबके यहाँ बंद करो, और शुरू है तो सबके यहाँ शुरू रखो। एक्चुअली दारू क्यों बंद नहीं किया जाता, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन ये है कि राज्य सरकारों को जो आय आता है, आय मतलब रुपया पैसा जो मिलता है, कलेक्शन, वो ज्यादातर ये दारू पीने वाले लोग हैं, खूब नियम से ढर्रा बना दिए हैं, रोज पीते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़े मुनाफा होता है भारत सरकार को, पूरे भारत सरकार को होता है। और साथ ही साथ भाई राज्य सरकारें खूब पैसा पाती हैं। तो जो चीज फायदे वाली चीज है, देखते हो कितने बड़े बड़े जो एक्टर हैं सब पान बाहर का प्रचार कर रहे हैं, जान रहे हो? उस पर लिखा है गुटखा खाने से कैंसर होता है, तब वो लोग खा रहे हैं, प्रचार भी वो कर रहे हैं, बढ़ावा कर रहे हैं। तो कुल मिला के भाई सरकारों को तो चाहिए पैसा, विकास कराने के लिए रुपया चाहिए। अब अपना विकास कराना हो चाहे राज्य का कराना हो, भाई राज्य सरकार जाने। हाँ, तो जीवन स्तर लोगों के सुधार की बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 47 में। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 भाई सीधी सी बात कहता है, आर्टिकल 48 कृषि और पर्यावरण की बात करता है। किसके लिए? हाँ, हालांकि पहली बात जो करता है आर्टिकल 48 और 48A है, तो पहले में कृषि और पशुपालन की बात करता है। कृषि एवं पशुपालन, कृषि और पशुपालन, समझ में आया भाई? देखो थोड़ा सा मुझे इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, कृषि और पशुपालन ये 48A में है कि 48 में है? हाँ, देख थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, कृषि और पशुपालन शायद 48A है, तो ये वाला पर्यावरण नहीं, सही है, कृषि और पशुपालन होगा, क्योंकि इसके बाद आएगा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ठीक ना भाई? सुनिएगा, ये जो बात लिखा है कृषि और पशुपालन, एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे, कोई बात नहीं, अब हो गया क्लियर। जो पर्यावरण संरक्षण है ये बात 48A में बाद में जुड़ा है। कृषि और पशुपालन यानी कि राज्य सरकार को अपने यहाँ के कृषि, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि कभी कभी
पानी का पंकट फ्री हो जाता है, जो पानी आप लोग भरते हो, बिल वगैरह जो किसानों के बिल हैं वो माफ कर दिए जाते हैं ना, कई कई जगह सुने होंगे किसानों के बिल माफ कर दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है इसी आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन पे हर राज्य सरकार का अपना कर्तव्य है कि अपने यहाँ राज्यों में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, देश की जो राज्य है, राज्य सरकारों का इनकम स्रोत कृषि से बढ़ेगा, पशुपालन लोग करेंगे तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो ये बात कृषि और पशुपालन कहाँ लिखी गई भाई, आर्टिकल 48 में लिखी गई है। इसके बाद आता है 48A, ध्यान से सुनिएगा, पर्यावरण संरक्षण डायरेक्ट नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि वन्य जीव, झील, नदियां, इन सब का जो बचाव करना राज्य सरकार का कर्तव्य है, उनका संरक्षण करना, प्रोटेक्शन। तो चाहे आप वन्य जीव कह लो, चाहे नदी कह लो, चाहे झील कह लो, सब ये सब पर्यावरण तो है। तो सीधी सी बात एक लाइन में कहा जाए तो पर्यावरण का संरक्षण, ये बात कहाँ लिखी गई है, 48A में लिखा गया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग 48A के बाद आर्टिकल 49। अब भाई देखिए, आप लोग पर्यावरण का जब संरक्षण कर लेंगे तो आर्टिकल 49 कहता है कि हमारे यहाँ पर्यावरण का तो हमने संरक्षण कर लिया, कृषि पशुपालन भी कर लिया, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के बाद क्या और चीजें नहीं है जिसको राज्य सरकारों को प्रमोट करना चाहिए या उनका संरक्षण करना चाहिए है। जैसे हमारे स्मारक वगैरह हैं, विश्व जैसे स्मारक होते हैं ना, तो हमारे यहाँ जैसे ताजमहल है और जो बड़े बड़े किला वगैरह है, पुराने राजाओं के किला है, तो कहीं ना कहीं वो जो घूमने वाला स्थल है, जिसे आप लोग क्या कहते हो भाई, पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल है, चाहे कोई स्मारक है, कोई पहले से तो स्वतंत्रता सेनानी का कोई प्लेस है, तो वो सब चीजों का भी संरक्षण करना चाहिए राज्य सरकारों को। क्यों? क्योंकि भाई वो संरक्षित रहेंगे तो लोग आएंगे पर्यटन के लिए देखने, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को फायदा होगा कि नहीं, और राज्य सरकार के पास पैसा आएगा तभी तो राज्य का विकास करेगा। तो ये बात 49 में कहा गया है, स्मारकों एवं धरोहरों का संरक्षण, एवं धरोहर मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, जैसे ताजमहल एक धरोहर है।